प्रिंट आउट इतनी देर? मैं जाके देखती हूँ। अच्छा किया नहीं बताया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो राशिद वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज डराया है, कल कुछ और। बहुत बहुत डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम घबराओ मत। क्या बात है राशिद जी, आज आप ताजमहल को ही कोर्ट में लेके आ गए? माय लॉर्ड, मेरा बस चलता तो मैं शाहे जहां को ही कोर्ट में ले आता, मगर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ताजमहल ला पाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, इसकी सच्चाई सबके सामने आ सके। और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास पटेल को। ग्रांटेड। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इट्स माय प्लेजर। डॉक्टर साहब, ताजमहल के ग्राउंड प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे? ताजमहल के मॉडल पर मैं अच्छे से बता सकूंगा, इफ आई मे बी परमिटेड टू डू सो, योर ऑनर। यस, यू कैन। थैंक यू, ऑनर। Sir, the mausoleum of the Taj Mahal is built on the Hush Behist plan. डॉक्टर साहब, ये हस्त क्या है? हश बेस्ड प्लान में बिल्डिंग को पहले स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है। फिर इसके कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन्हें चैम्फर्ड किया जाता है, यानी कि चपटा किया जाता है, जिससे कि एक इरेगुलर ऑक्टेगोनल प्लान बनता है। माय लॉर्ड, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑक्टेगोनल प्लान ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक रीजन है। इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं, 8 डोर्स ऑफ पैराडाइज, उसको ऑक्टेगोनल प्लान कहते हैं। उसी को यहाँ पर बनाया गया है। अरे शाहजहां ने जन्नत जाने के रास्ते बना दिए, वो भी 8। देखो इधर को तो सर्विस रोड भी बनाया होगा। साइलेंस। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। यहाँ पर बहुत सीरियस बात चल रही है। आप गाइड हैं, गाइड ही रहिए, कॉमेडियन बनने की कोशिश मत कीजिए। तो आप ताज के डिजाइन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये जो आप डोम देख रहे हैं जी, इसे हम बल्बस डोम कहते हैं। बल्बस डोम? जी, डबल डोम स्ट्रक्चर। ऐसे बल्बस डोम्स तिमुरिद आर्किटेक्चर में 14 से 16 सेंचुरी में काफी पॉपुलर थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। बोलिए। मिलॉर्ड, जे गुंबद का कल्चर आपको कई सारे ऐतिहासिक मंदिर और बुद्धिस्ट स्तूपास में मिल जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि गुंबद बनाने की जो इंस्पिरेशन थी वो बुद्धिस्ट स्तूपा से ही मिली थी, लेकिन डबल डोम स्ट्रक्चर पहले के स्तूपास या प्राचीन मंदिरों में नहीं देखने को मिलते थे, बिकॉज दे वर सिंगल डोम स्ट्रक्चर्स। श्रीनिवास जी, अब बर्गर में एक्स्ट्रा चीज डालने से पिज्जा तो नहीं बन जाता। माय लॉर्ड, गुंबद, मेहराब और मीनारें ये सब इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, मंदिरों को नहीं। मिलॉर्ड, ये E.B. हैवल बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सार्सनिक बिल्डिंग यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग, उसमें जितनी भी मेहराब यूज की गई है वो सब भारतीय थी। भारत में अलग अलग किस्म के मेहराब पहले से मौजूद थी। आपका क्या कहना है? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं कर देता हूं। माय लॉर्ड, ये मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, भारतीय है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। माय लॉर्ड, व्हाट नॉनसेंस। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। साइलेंस। विष्णु जी,
कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए। मिलॉर्ड, जे ऑक्टागोनल प्लान के बारे में राशिद जी ने बताया कि ये जन्नत जाने का रास्ता है। मंदिरों का भी होता है। ये चंडी सेवा मंदिर का ग्राउंड प्लान, ये और ताजमहल का ग्राउंड प्लान बिल्कुल मिलता जुलता है। और मिलॉर्ड, ये मंदिर तो 1098 एडी में बना था, तब तो मुगल भारत आए भी नहीं थे। माय लॉर्ड, विष्णु जी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए यहाँ की बात वहां मिला के गोल गोल घुमा रहे हैं। राशिद साहब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर अब पक्का चक्कर खा के गिर जाएगी। मिलॉर्ड, ये ताजमहल के रूफ प्लान को देखिए आप। 4 छोटे गुंबद और बीच में एक बड़ा गुंबद। इस अरेंजमेंट को हिंदू आर्किटेक्चर में पंचरत्न कहते हैं, जो पंचमुखी शिवलिंग और पंच तत्वों को भी दर्शाता है। एग्जैक्ट प्लान चंडी सेवा मंदिर का भी है। विष्णु जी, तो फिर इस मंदिर का नाम भी बता दीजिए। नहीं, मैं बता देता हूं। माय लॉर्ड, कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इसे तेजो महालय मंदिर बोलते हैं। विष्णु जी, ताजमहल कभी मंदिर नहीं था। एंशिएंट इंडिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें मेहराब हो या गुंबद हो। मंदिर ट्रिबेट सिस्टम पे बनाए जाते थे, यानी कि 2 पिलर और उसके ऊपर एक स्लैब, यानी कि छत। और मुस्लिम जो लाए उसे आर्केड सिस्टम कहते हैं। तो आपका यह कहना है कि इस्लाम के आने से पहले ऐसा स्टाइल किसी भी मंदिर और महलों में नहीं था? जी नहीं। मिलॉर्ड, मैं इनको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। मिस्टर श्रीनिवास, यू कैन गो टू द विटनेस बॉक्स। जी माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एक चित्रांगिनी महल है जो हम्पी कर्नाटका में है। यहां पे आपको मेहराब साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लीज। और ये है जैन मंदिर। इसके गुंबद पे ताजमहल से मिलता जुलता इन्वर्टेड लोटस भी दिखाई देगा। नेक्स्ट। और ये है मिलॉर्ड जग मंदिर उदयपुर। ये देखिए गुंबद, मेहराब, छतरी, ये सारा राजपूत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट। और ये है कटस राज मंदिर। इसके ऊपर भी गुंबद है। ये शिवजी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये है प्राचीन अजंता इलोरा। इसमें भी आपको गुंबद और मेहराब साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लीज। यह है वेदी टेम्पल, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट प्लीज। यह है सचिया माता टेम्पल, राजस्थान में, जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। श्रीनिवास जी, आपको ये लगता है कि सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है और सब मुगलों ने बनाया है? मिलॉर्ड, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। यू में। श्रीनिवास जी, बताइए ताजमहल कितने सालों में बना था? 17 सालों में। 17। 1632 में काम शुरू हुआ, 1648 में उसका काम खत्म हुआ था। पक्का है? जी बिल्कुल श्योर हूं। लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। ताजमहल के कैलीग्राफिस्ट अमानत खान शिराजी, जिन्होंने मिलॉर्ड ताजमहल की दीवारों पे कुरान की आयतें लिखने का काम किया था, उनके हिसाब से ताजमहल का काम तो 1639 में खत्म हो गया। माने 1632 में शुरू हुआ और 1639 में खत्म। उनका नाम भी वहां पे गुदा हुआ है। 1639 में सिर्फ मौसोलियम का काम हुआ था। बाकी का काम जो है, जैसे कि मेहमान खाना, मस्जिद, गार्डन, कोर्टयार्ड, वो बाकी के 9 सालों में हुआ। मगर शाहजहां के दरबारी लेखक तो ये बताते हैं कि काम तो 1642 में ही खत्म हो गया था। विष्णु जी, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। इसका जवाब आपको हिस्टोरियन से दे सकते हैं। दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आई एम सॉरी। मिलॉर्ड, इतिहासकार कहते हैं 22 साल, पुरातत्व वाले कहते हैं 17 साल, शाहजहां के दरबारी कहते हैं कि 10 साल, और किसी लव बर्ड से पूछो तो कहेंगे अनंत काल। सच्चाई क्या है? खैर, आपके विषय की बात करते हैं। आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए हैं? जी हाँ। हाँ? तो उन 22 कमरों में ऐसा क्या है जो उसे बंद कर दिया? जी, नीचे के कमरों में तो कुछ भी नहीं है पब्लिक के देखने लायक। सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से उन्हें बंद कर दिए गए। अरे कुछ तो होगा ना। 22 कमरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो बस सिक्योरिटी किस बात? और बंद क्यों कर दिया? और बंद किया तो किया, दरवाजे हटा के वहां पे मिलॉर्ड ईंट और सीमेंट की दीवारें बना दी। क्यों? मिलॉर्ड, कंजर्वेशन का काम तो मेरी नजर के सामने भी ताजमहल में कई बार हुआ है। कभी मीनारों पर, मस्जिद में, गुंबद पे, लेकिन नीचे के 22 कमरों में क्या खेल खेला गया ये कोई नहीं जानता। माय लॉर्ड, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कोर्ट के कहने पर 2 साल पहले ही ताजमहल के नीचे वाले कमरों की तस्वीरें जारी की है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कमरे खाली हैं, वहां कुछ नहीं है। ये तस्वीर मैंने देखी है मिलॉर्ड, सही बात है, कमरे बंद है।
लेकिन क्यों बंद किए गए और बंद करते वक्त उसका कोई वीडियो निकाला था, कोई पिक्चर निकाला था? और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए? क्या था? अरे हमें तो आपकी काबिलियत पे ही शक हो रहा है। आप तो अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं ना, वो भी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हमें तो उस विष्णु की तैयारी आपसे ज्यादा लग रही है। नवाज साहब, ये इम्तिहान स्कूल के बच्चों का नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े मॉन्यूमेंट का है। वो चाहे कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, ताजमहल कभी भी मंदिर साबित नहीं हो पाएगा। ये आप कह रहे हैं? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो बोलिए, हम किसी दूसरे वकील का इंतजाम कर लेते हैं। अदालत से मैंने इसलिए तो वक्त मांगा है ताकि मैं बीकानेर जा सकूं। बीकानेर? वहां क्या है? हुकुम का इक्का। अगली हियरिंग के बाद वो कुछ नहीं बोल पाया। कोर्ट के अंदर मैं संभालता हूं, बाहर आप संभाल लीजिए। माय लॉर्ड, मैं जो आज ये सबूत पेश करने वाला हूं, ये ना किसी क्रॉनिकल में मिलेंगे और ना ही किसी ट्रैवलर के पास मिलेंगे। आज मैं पेश करने जा रहा हूं शाहजहां के अपने अल्फाज, उनके अपने मन की बात, उनके फरमान जो उन्होंने ताजमहल बनाते वक्त लिखेंगे, जिससे तारीख बाई तारीख सब क्लियर हो जाएगा और ये बात भी साबित हो जाएगी कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। ताजमहल बनवाते वक्त शाहजहां ने 4 फरमान जारी किए थे माय लॉर्ड। अल्लाह की फजल से 3 फरमान हमारे पास आज भी मौजूद हैं बीकानेर के आर्काइव में। मैं आपको एक एक करके वो सारे फरमान दिखाता हूं, उनका तर्जुमा आपको सुनाता हूं। ये पहला फरमान, पहले फरमान में शाहजहां जयसिंह को लिखते हैं, जो कि डेटेड है 21 जैन 1632। फरमान में शाहजहां लिखते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, निस्वार्थ राजा जयसिंह राजधानी आगरा के भवनों के वास्ते संगमरमर लाने के लिए खच्चरों और गाड़ियों की जरूरत है और इसके लिए पहले भी आदेश पारित हो चुका है। इस काम के लिए हमने सईद इलादाद को नियुक्त किया है। आप इस मामले में उनकी मदद करें, आदेश की अवहेलना ना हो। माय लॉर्ड, अब ये आता है दूसरा फरमान। ये दूसरा फरमान 9 सितंबर 1634 में शाहजहां की ओर से जयसिंह को भेजा गया। इसमें लिखा है, हमने मुल्क शाह को आमेर की नई खान से संगमरमर निकालने के लिए भेजा है। आपको इस संबंध में मुल्क शाह की मदद करनी है। और तीसरा फरमान क्या कहता है? ये तीसरा फरमान तारीख 21 जून 1637 में भेजा गया। इसमें शाहजहां जयसिंह को निर्देश देते हुए लिखते हैं कि हमारी अर्ज में ये सूचना पहुंची है कि आपके आदमी पत्थर काटने वालों को आमेर और राजनगर में इकट्ठा कर रहे हैं। इस कारण से पत्थर काटने वाले मकराना कम पहुंच रहे हैं। जितने भी संगतराश हैं, उनको मकराना के अधिकारियों के पास भेजा जाए। तो माय लॉर्ड, इन तीनों फरमानों से ये साफ पता चलता है कि शाहजहां अपनी मरहूम बीवी मुमताज के लिए मकबरा बनवा रहे थे। शाहजहां ने जयसिंह की जमीन को लिया, उस पर जो भी कुछ बना हुआ था उसे तुड़वा कर नए सिरे से ताजमहल का निर्माण कराया, एंड दैट इज द ट्रुथ। विष्णु जी, जी आपका क्या कहना है इन फरमानों को सुनने के बाद? सर, मुझे थोड़ा समय चाहिए फरमानों को स्टडी करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, खूब वक्त लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये रख लीजिए, आराम से पढ़िए, और कुछ नया मिले तो हमें भी बताइएगा। हेलो, आधे घंटे में पेट्रोल मरका पहुंचाइए। किसी से मिलवाना आपको, वो आपकी केस जीतने में मदद कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। हेलो हेलो,
विष्णु जी मैं अरे शशिकांत ने ये हुलिया क्यों बना के रखा? मोए अपने कुत्ते की मौत नहीं बनना है। हाँ मैं आ रहा हूँ। चलो 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 आइए, आओ जल्दी करो, चलो चलो कोई सुसाइड देखना ले। आइए। बैठिए। चाय वाय लेंगे कुछ आप? नहीं। नमस्ते। अभी ने बताओ वही सारी बातें जो आपने हमको बताई, सेम टू सेम। 1955 में मेरा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था। 4 साल बाद 1959 में विभाग ने एक टीम बनाई जो ताज के नीचे कंजर्वेशन का काम करने वाली थी। उस टीम में मैं भी था। ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे तो वहां जो हम लोगों ने देखा उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना उसको अच्छे से भरो। जी सर। और ये जितनी पुरानी ईंटें हैं ना सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर। हाँ रघुराम। ये देखिए। सर इसके लिए तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रघुराम जी, आप ये बात अदालत में बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल। कब आना है? कल की सुनवाई के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब जाना है। ठीक है। लेकिन आप तैयार है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या बात है। थैंक यू। चले। सर विष्णु जी। सर क्या लगता है आपको, आपके फरमानों का जवाब होगा इनके पास? जवाब सवालों के होते हैं, फरमान अपने आप में जवाब। विष्णु जी, पिछली हियरिंग में आपने वक्त मांगा था। आई होप आपके पास राशिद जी के पेश किए गए फरमानों का जवाब होगा। जी मिलॉर्ड 8 जनवरी 1632, याद रहे 8 जनवरी 1632 में मरहूम मुमताज को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और 21 जनवरी को 13 दिन के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को संगे मरमर मंगाने का फरमान भेज दिया। अब संगे मरमर इस्तेमाल करने से पहले भी बहुत सारे काम होते, जैसे ताजमहल की नींव खोदना, नीचे जो 2 मंजिला है उसे बनाना जो रेड स्टोन से बनी थी, और ताजमहल के व्हाइट स्ट्रक्चर को खड़ा करना, ये सारे काम तो ये सब 13 दिन में खड़ा कर दिया। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे शाहजहां? हाँ मिलॉर्ड, मैंने फरमानों को बड़ी बारीकी से पढ़ा है। शाहजहां ने जे फरमान में कहीं नहीं लिखा है कि संगे मरमर को ताजमहल के लिए मंगाया जा रहा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि संगे मरमर को आगरा के भवनों के लिए मंगाया जा रहा है। और आगरा फोर्ट में भी संगे मरमर का काम हुआ, पच्चीकारी का काम हुआ। हो सकता है ये संगे मरमर वहां भेज दिया हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवर रूल्ड। मिलॉर्ड, जो ताजमहल कितना पुराना है ये बताने के लिए मैं अपने अगले गवाह औरंगजेब को बुलाना चाहूंगा। मेरे उनका खत मैं पेश करना चाहूंगा। माय लॉर्ड, ये खत औरंगजेब ने 1652 में लिखा था। औरंगजेब कहते हैं, शुक्रवार को मैं कब्र पे श्रद्धांजलि अर्पित करने गया, लेकिन कब्र के ऊपर के गुंबद का उत्तरी भाग बरसात में 2-3 जगह से टपकता है। इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर बने अनेक राजकीय कक्ष, उन सबकी मैंने स्थायी रूप से मरम्मत करवा दी है। मस्जिद और जमात खाने के गुंबद में भी दरार आ गई है। अब देखते हैं अगली बरसात में क्या होता है। सभी छोटे बड़े गुंबदों की मरम्मत हो जाने से ये भव्य महल गलने से बचाया जा सकता है। ऐसी आशा की जाती है कि बादशाह सलामत इस विषय पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये औरंगजेब ने खुद ने लिखा है।
अब यहाँ पे दो बातें हैं मिलोड। पहली तो ये कि शाहजहां को हीरो बना दिया गया, पर ये कैसा हीरो है कि उसकी हीरोइन का मकबरा टपक 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 रहा है और ये हीरो को कोई टेंशन ही नहीं है। और दूसरी है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दावा किया था कि 1648 में महल बनके तैयार हो गया था। बड़े हैरत की बात है मिलोड कि एक नया शानदार महल 4 साल के भीतर भीतर ही गलने लगा, टपकने लगा। क्या वजह हो सकती है? एक ही, या तो वो महल पुराना था या तो जो महल था वो पुराना था। क्या था महल पुराना? क्या माय लॉर्ड में आए? परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, महल कितना पुराना था या कितना नया था, इस बात को साबित करने के लिए मैं दलील देना चाहूंगा इस किताब से, जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी, जिसे लिखा है पीटर मंडी ने। वो इसमें लिखते हैं कि उन्होंने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब वो 1633 में आगरा दौरे पर आए तो उन्होंने देखा ताजमहल में हजारों की तादाद में मजदूर काम कर रहे थे। सोने, चांदी और संगमरमर का इस्तेमाल ऐसे हो रहा था जैसे कोई आम बात हो। और आगे वो लिखते हैं कि मुमताज की कब्र के चारों ओर सोने की एक रेलिंग लगी हुई थी। इसे कतई साबित नहीं होता मिलोड कि शाहजहां ने नींव से ताजमहल का निर्माण करवाया था। हो सकता है पीटर मंडी ने रेनोवेशन का काम देखा हो। असली सवाल तो ये खड़ा होता है कि नकली कब्र के इर्द गिर्द असली सोने की रेलिंग क्यों बनाई गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सोने की रेलिंग के बीच में कुछ ऐसा था जिसको छुपाने के लिए ऊपर नकली कब्र बनाई गई थी? माय लॉर्ड, सभी मुगलों में से शाहजहां के शासनकाल को द गोल्डन एरा ऑफ मुगल अंपायर कहा जाता है, क्योंकि वो शासनकाल शांति प्रिय था, दौलत और खजानों से भरा हुआ था। इसलिए कोई रीजन नहीं है कि शाहजहां ताजमहल नहीं बनवा सकते थे या सोने की रेलिंग नहीं लगवा सकते थे। भाई, उनका अपना सिंहासन ही सोने और हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन के बारे में सब जानते हैं। विष्णुदास जी, ये आपकी सारी दलीलें जो है दकियानूसी हैं और हास्यास्पद है। हास्यास्पद बात तो आप कर रहे हैं राशिद साहब, शाहजहां के समय को गोल्डन ईरा बताकर। हकीकत में तो माननीय, आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय शाहजहां का समय बीमारी, महामारी, भिखमंगी और भूखमरी से भरा हुआ था। बादशाहनामा में लिखा है मिलॉर्ड, जब वो तथाकथित तौर पर ताजमहल बनवा रहे थे, उसमें लिखा है सीमांत प्रदेशों में वर्षा का अभाव रहा, दक्षिण और गुजरात में तो सबसे ज्यादा अभाव रहा। इन दो प्रदेशों में निवासी भूखमरी का शिकार बने। बहुत समय तक कुत्ते का मांस बकरे के मांस के रूप में बेचा जाने लगा और कुत्ते की हड्डियों को पीसकर आटे में मिलाकर बेचा जाने लगा। अंत में वो अभाव इस सीमा तक पहुंच गया कि इंसान एक दूसरे का मांस खाने के लिए तैयार थे। उस वक्त करीब 70 लाख लोग मारे गए थे। ये सच्चाई है माननीय शाहजहां के गोल्डन ईरा की। मेरे पास तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है मिलोड जिसमें साफ साफ लिखा है कि ताजमहल बनवाने के लिए गांव-गांव से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। जब लोग भूखमरी में मर रहे थे तो किसी मरे हुए का मकबरा बनाने के लिए जबरन चंदा वसूला गया था। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। मिलोड, मैं इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख की गुजारिश करना चाहूंगा। उस वक्त मैं ऐसा गवाह पेश करूंगा जो ऐसे तथ्य और सबूत देगा जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि ताजमहल के नीचे के कमरों में कुछ ऐसा था जिसे छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी पहचान कॉन्फिडेंशियल रहे, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आर्टिकल 11 और रूल 12 के तहत कोर्ट में किसी भी गवाह को पेश करने से पहले डिफेंस काउंसिल और कोर्ट में एडवांस नोटिस देना पड़ता है। मिलोड, आप जानते हैं हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज। नो सर, ये कानून के खिलाफ है। नो। For this case, we are allowing you under special provisions. आप कैसे परमिशन दे सकते हैं? थैंक यू सर। रशीद जी, आप भी जानते हैं कि ये केस कितना पेचीदा